हेलो क्लास ट्वेल्थ। आज हम लोगों का अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फिर द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो भाई, इससे पहले हमने पढ़ा कि भाई 2 पॉइंट चार्जेस अगर हैं हमारे पास, वो किसी एक डिस्टेंस से सेपरेट कर दिए आर डिस्टेंस से। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये वाला चार्ज है Q1, ये वाला चार्ज है Q2। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये वाला जो फॉर्मूला हमें मिला, ये मिला कूलम्स लॉ से। ठीक है ना, कूलम्स लॉ ने हमें ये सिखा दिया। अभी समस्या ये आती है कि अगर कहीं पर ऐसा सिस्टम मिल जाए जहां पर दो से ज्यादा चार्जेस हो, एक पॉइंट चार्ज ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये, ऐसे बहुत सारे चार्ज हो गए। और किसी एक पॉइंट चार्ज पर हमें इन सब की वजह से नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, इसको मैं मान ले रहा हूं Q0। ठीक है, यहां से शुरू कर लेते हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, फिर Q6 Q7 Q8 एंड Q9। बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट चार्जेस का सिस्टम हो सकता है। यहां पर मैंने 9 चार्जेस ले लिए, लेने को मैं हजारों चार्ज ले लूं, लेकिन मेरे पास इतनी जगह नहीं है। अभी क्या हो रहा है, Q0 और Q1 को ज्वाइन करने वाली लाइन ये, Q0 और Q2 को ज्वाइन करने वाली लाइन ये, Q0 और Q3 को ज्वाइन करने वाली लाइन ये, Q4 Q0 की ये है, Q5 Q0 की ये है, Q6 Q0 की ये है, Q7 Q0 की ये है, Q8 Q0 की ये है, Q9 Q0 की ये है। इतने सारे चार्जेस का इंपैक्ट निकालना है इस पर। ठीक है ना, तो अगर Q1 का हम Q0 पर फोर्स देखें, Q1 का Q0 पर फोर्स देखें, तो ये F1 मैग्नीट्यूड, और अगर ऐसे देखोगे तो ये वेक्टर फोर्स। वैसे वेक्टर क्वांटिटी होती है, मालूम होगा। ये F2, ये F3, ये F4, इसका F5, इसका F6, इसका ये वाला होगा F7, दिस इज F8, दिस इज F9। ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा, अगर दो चार्जेस का सिस्टम है तो उनके बीच में फोर्स निकालने का तरीका कूलम्स लॉ के थ्रू हमें पता है। लेकिन अगर कहीं पर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्ज है, यानी कि वहां पर दो से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जो नेट फोर्स निकल कर आएगा, वो होगा वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस acting on that particle, vector sum of all the forces acting on that particle, F8 right up to F9। दोबारा सुन लो, देखो, अगर कहीं पर हमारे पास ऐसा सिस्टम है जहां पर दो से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट है और हमसे कहा है कि भाई ये बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ओवरऑल फोर्स कितना होगा, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ बनाया गया है जिसको कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है, क्या कहता है, पहली चीज तो कहता है कि दो
पॉइंट चार्जेस के बीच में कोई भी दो पॉइंट चार्जेस, चाहे वन और Q1 Q0 हो, Q2 Q0 हो, Q4 Q0 हो, Q5 Q0 हो, Q6 Q0 हो, इनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स है उस पर कोई दूसरे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स या कोई दूसरे चार्ज के अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कुछ अजम्पशन लेने पड़ते हैं हमें, है ना। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने एज्यूम किया है कि जो हमारा नेट फोर्स लग रहा है इस पे वो किसके इक्वल है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम ऑल अदर पॉइंट चार्जेस। तो इसमें ये अजम्पशन है कि इनके बीच में जो भी फोर्स है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, इनके बीच में जो भी फोर्स है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, इनके बीच में जो भी फोर्स है अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, इनका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि इसका इस पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, इसका इस पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, इसका इस पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, इसका इस पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन जो निकला है वो ये है कि the superposition principle states that when a number of charges, the superposition principle states that when a number of charges are interacting, number of charges are interacting, the total force on a given charge, the total force on a given charge is the vector sum of all the forces, vector sum of the forces exerted on it due to all other charges। ऑल अदर चार्जेस की वजह से जितना भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। और याद रहे द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस यानी कि Q1 Q2 हो, Q2 Q4 हो या Q1 Q3 जो भी आप निकाल रहे हो, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। यानी कि जब आप इसका फोर्स निकाल रहे हो इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, इसका निकाल रहे हो इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, इसका निकाल रहे हो इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। आपने 1-3 का अलग निकाल लिया, 1-2 का अलग निकाल लिया, 1-4 का अलग निकाल लिया और बाद में क्या कर दिया इसका वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन मतलब ऐड करते वक्त आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को याद रखोगे। जैसे आपको दो फोर्सेस के बीच में बताया था वेक्टर एडिशन, क्या बताया था कि एक फोर्स अगर ये लग रहा है, दूसरा फोर्स अगर ये लग रहा है, ये फोर्स है अगर F1, ये वाला फोर्स है अगर आपका F2, इनके बीच में एंगल है थीटा, तो F विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 कॉस थीटा। याद है? और अगर ये वाला तरीका याद नहीं है तो ये कर सकते हो, एक फोर्स है F1, दूसरा फोर्स है आपका F2, ये एंगल है थीटा, आप क्या करो रिजॉल्व कर लो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। हॉरिजॉन्टल को अलग सॉल्व कर लो, वर्टिकल हो गया और बाद में इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो। क्लास 11th में वेक्टर्स में पढ़ रखा है आप लोगों ने। अभी न्यूमेरिकल करते हैं, क्लियर हो जाएगी ये चीज भी। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ठीक है ना। अभी इसको यूज कैसे करना है जरा इसके बारे में बात कर लें कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को आप अप्लाई कैसे करोगे। तो देखो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर। ठीक है ना, चार्जेस ऑफ 5, 10 एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट द कॉर्नर ए बी एंड सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए बी सी इन तीन कॉर्नर पे हमने रख दिया। हैविंग ईच साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज ए, इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। देखो कूलम्स लॉ को जब यूज करते हो तो पता होगा कि चार्ज किस में होने चाहिए, कूलम में, डिस्टेंस किस में होना चाहिए, मीटर में, पता है ना। चार्ज कूलम में, डिस्टेंस मीटर में, तो फोर्स किस में निकल कर आएगा, न्यूटन में। क्लियर? चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने ये कहा कि भैया वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट, ठीक है, या ऑन दैट चार्ज। अब ए पर हमें रिजल्टेंट निकालना है बी और सी की वजह से। बेटा ये देखो 10, ये 5, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, क्योंकि याद होगा लाइक रिपेल अनलाइक अट्रैक्ट।
क्या करेंगे, ये रिपेल। ये आपका फोर्स ए बी के बीच में है, दैट मीन्स एफ ए बी। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट, यानी कि एफ ए सी। ट्राइंगल कैसा है, इक्विलैटरल, यानी कि ये वाला एंगल 60, ये वाला भी 60, ये वाला भी 60, और जो एक्सटीरियर एंगल है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, या फिर टोटल 180 डिग्री, 180 में से 60 माइनस करो, कितना बचेगा, 120 बचेगा, 120। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं यहां तक, हो तो बता देना मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम जरा एफ ए बी और एफ ए सी का मैग्नीट्यूड निकाल लें, तभी तो ऐड कर पाएंगे। तो एफ ए बी, जब हमें एफ ए बी निकालना है तो गिवन कंडीशन क्या क्या है जरा देख लेते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर को 10 टू द पावर -2 मीटर कर लो। चार्जेस दे रखे हैं, Q1 कितना 10 माइक्रो है तो 10 की पावर -6 कूलम। दूसरा है Q2 5 माइक्रो है तो 10 की पावर -6 कूलम। भाई यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, अगर यूनिट नहीं ठीक से लगाई तो आंसर गड़बड़। तो एफ ए बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो एफ ए बी ये आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 है 10 इंटू 10 टू द पावर -6, 5 इंटू 10 टू द पावर -6, R है आपका 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। आप सॉल्व करो और देखो एफ ए बी की वैल्यू क्या है, ठीक है। भाई मेरे पास तो बुक है, बुक में आंसर लिखा हुआ है, मैं देख के लिख दूंगा सीधे सीधे, लेकिन ये आप कर लेना खुद से कि एफ ए बी कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना होगा, 25 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, 5 आ जाएगा। टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट लिख लेते हैं। दिस इज 180 न्यूटन, ठीक, मैग्नीट्यूड आया 180 न्यूटन, ठीक है। अब नेक्स्ट एफ ए बी आ गया, अब हम निकालेंगे एफ ए सी। इसमें भी वही बात है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस, और ये अब देखो यहाँ पर जब कूलम्स लॉ यूज करते हैं तो चार्ज का जो नेचर होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस का साइन नहीं लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये भी सीधे सीधे सॉल्व कर लो, ये आपके पास हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन में आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। सेम है, वैल्यू सेम है, 10 10 सेम है, तो ये हमारे पास सॉल्व होकर एफ ए सी ये भी आ जाएगा 180 न्यूटन, 180 न्यूटन, और ये भी 180 न्यूटन। अब देखो इस पॉइंट की बात करते हैं, हमें क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज एट ए ये पूछा है इन्होंने। तो किसी भी पॉइंट पर, एक ये है, एक ये है, ये कितना है 120। अब तो समझदार हो, F will be equals to under root F क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एफ ए बी
मल्टीप्लाइड बाय एफ ए सी एंड कॉस 120। यही फॉर्मूला लगेगा। सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, एफ इक्वल्स टू अंडर रूट 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 180 इंटू 180। हाँ भाई, और cos 120, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? -1/2। आई थिंक यही होती है, -1/2। और सॉल्व होकर आप 180 पूरे में से कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 + 1 और प्लस 2 माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल। रिजल्टेंट फोर्स हमारा कितना बचेगा? F विल बी 180 न्यूटन, क्योंकि +1 -1 कैंसिल हो गए, खाली 1 बचेगा, √1 आपका 1 होता है। क्लियर? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर है ये चीज? डाउट तो नहीं है? ठीक है, एक अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन में है कि 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच 16 माइक्रोकूलम, मतलब Q1 Q2 Q3 Q4, यहाँ पर जो चार्ज रखे हैं सबकी वैल्यू 16 माइक्रोकूलम है। 16 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, शेप थोड़ा सा आड़ा तिरछा है लेकिन स्क्वायर ही मानना है इसको। 0.2 मीटर इसकी साइड है, और बोल रहे हैं कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज, चाहे ए, चाहे डी, चाहे सी, चाहे बी, किसी भी पॉइंट पर रखे हुए चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना है। आपकी मर्जी है, आप किसी पर भी कैलकुलेट कर लो। मैं डी पर कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है ना। मैं कैलकुलेट कर लेता हूं नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट डी। चलो भाई, इसके लिए क्या होगा? देखो, डी वाले पर ए की वजह से फोर्स AD, बी की वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? BD, बी की वजह से जो फोर्स लगेगा FBD, सी की वजह से CD, यही होगा। अब यहां पर हमें मालूम है सारे के सारे इक्वल हैं, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। जब ये 16 माइक्रोकूलम, ये भी 16 माइक्रोकूलम, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल। ये हो जाएगा आपका FAD, ठीक। अभी इसकी बात करें तो ये B इस D पर जो चार्ज लगाएगा, ये भी क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, और जब रिपेल करेगा तो इस तरफ ये आपका हो जाएगा FBD, और C D पर जो चार्ज लगाएगा तो ये भी इसको रिपेल करेगा, और आपका FCD इस तरफ होगा। क्लियर है ना भाई? डायरेक्शन तो सीख गए होगे कि कैसे लगानी है, कैसे निकालनी है, और ये भी नहीं कर पाओगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, है ना, ठीक हो जाएगा फिर। और नहीं हो तो पूछ लेना मुझसे। तो सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, फिर डायरेक्शन का खेल समझाऊंगा। तो मैग्नीट्यूड में क्या कहते हैं, निकालता हूँ किसी दूसरे पेज पर, जिससे कि थोड़ा साफ रहे। FAD, ठीक है, FAD। इसके लिए रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4, और डिस्टेंस वही है आपका R, यही है ना, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आपका हो जाएगा
बाद में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसको k मान लेते हैं, ये आपका क्यू स्क्वायर हो गया और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब मैं निकालूं एफ सी डी। ठीक, आप देखोगे एफ सी डी की वैल्यू भी सेम निकल कर आएगी, 1/4πε0, और ये आपका Q3 Q4 ओवर आर स्क्वायर, इसको मैं k मान ले रहा हूं, और ये आपका Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इसकी बात करें तो देखो इसका डिस्टेंस इसके इक्वल नहीं होगा, स्क्वायर है, अगर स्क्वायर की साइड होती है a तो डायगोनल क्या हो जाती है, a√2 हो जाती है। अगर ये 0.2 है तो ये हो जाएगा 0.2 √2 मीटर हो जाएगा। BD की वैल्यू 0.2 √2 मीटर। तो मैं FBD भी निकाल लूँ, 1/4πε0, और यहाँ होगा Q2 Q4 और R√2 होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर। इक्वेशन 3 क्लियर है? सब्स्टिट्यूट कर दोगे, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, जो Q है उसकी जगह 16 माइक्रो है तो 10⁻⁻6 कर लेना, K है इसकी जगह 9 × 10⁻9, और R है इसकी जगह 0.2, ठीक है, मीटर। इसका नहीं लिखना, लंबी यूनिट है, जगह नहीं है। ये सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज को निकाल सकते हो। इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। अब जरा डायरेक्शन का खेल समझ लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होगा, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर FCD इस तरफ है, AD इस तरफ है और FBD इस तरफ है। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से है, ऐसा ही तो है। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। ये आपका FAD, ये आपका FCD, मैग्नीट्यूड क्या है इनका, सेम, और ये है आपका FBD। आपको मालूम है कि इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो पहले केस में हम कैलकुलेट करेंगे रिजल्टेंट ऑफ FAD एंड FCD, और हम मान लेते हैं ये क्या है हमारा F', और पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से पता है F' होगा √ऑफ FAD स्क्वायर प्लस FCD स्क्वायर होगा, आ जाएगा F', ठीक है, नहीं ठीक है, और डायरेक्शन FBD के अलोंग होगी, डायरेक्शन इसकी FBD के अलोंग होगी। क्लियर है? रिजल्टेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा से निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसकी जो डायरेक्शन आएगी, देखो अगर डाउट हो रहा है तो देख लो, मैं बता देता हूँ। जैसे आपने एक ये फोर्स निकाला, ये था आपका FAD, ये था आपका FCD। आपने सॉल्व किया तो सॉल्व करके रिजल्टेंट कहीं ना कहीं तो जाएगा। ये क्या है, F'। मान लेते हैं ये इसके साथ एंगल बना रहा है बीटा, तो आप जब tan बीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि FCD अपॉन FAD। यहां पर आपने कैलकुलेट किया है अभी FCD और FAD की वैल्यू क्या है, सेम है। जब सेम है तो उस केस में आपको मिलेगा tan बीटा कितना, 1,
और tan बीटा 1 कब होता है? जब बीटा आपका ये 45 डिग्री हो। और आप देखो यहां पर B से D को आपने ज्वाइन किया है ना, डायगनली अपोजिट पॉइंट को आप ज्वाइन कर रहे हो, तो ये वाला एंगल भी तो 45 डिग्री होगा, तो यहां पर आएंगे ये भी तो 45 डिग्री होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो एफ बी डी के अलोंग होगा, ठीक है। रिजल्टेंट will be in the direction of FBD। तो जो नेट फोर्स होगा F, वो होगा F डैश प्लस एफ बी डी। भाई सिंपल सी बात है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू एफ डैश प्लस एफ बी डी। और सॉल्व करके इसकी जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो है 110.3 न्यूटन। मैंने वैल्यूज नहीं रखी हैं, सॉल्व किया है, आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा जिससे कि पता लगे समझ में आया या नहीं आया। नहीं आएगा डोंट वरी, मैं सॉल्व करके वीडियो डाल दूंगा। क्लियर है यहां तक? प्लीज ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे पूछ लेना। और हाँ, सॉल्व करके ये मुझे व्हाट्सएप पर चाहिए, और नहीं होता है कोई बात नहीं, मुझे बोलना, मैं सॉल्व करके वीडियो भी डाल दूंगा फिर।